नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद गंभीर मामले को लेकर कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रयागराज में अतीक और अशरफ इन दोनों की न्यायिक हिरासत के भीतर हत्या कर दी गई, ये कई सारे सवाल उठाते हैं। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि बहुत सारे लोग इसे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अच्छा और शानदार व्यवस्था बता रहे हैं, लेकिन ये किस तरह के आधार पर लोग साबित कर रहे हैं, ये समझना बिल्कुल असंभव सा मामला है। एक काफी ज्यादा जो है कि हाई प्रोफाइल अपराधी जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, उसकी हत्या पुलिस के सुरक्षा घेरे में हो जाती है। क्या यह उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी नहीं है? क्या यह पुलिस सुरक्षा चूक का मामला नहीं है? तो जो मामला सीधे सीधे जहां पे दर्जनों कैमरे लगे हुए थे, लाइव फुटेज में जो है कि उस हत्या को पूरे देश ने क्या पूरे दुनिया ने देखा, उसको एक सही घटनाक्रम ठहराने की कोशिश कैसे हो रही है? मुझे देखिए, कुतर्क के बिल्कुल चौथे स्तंभ पे खड़े मामले, मैं उस मामले पे चर्चा नहीं कर रहा। मित्रों, इस घटनाक्रम के बाद जो चर्चा हो रही है वह है इस पूरे प्रक्रिया को लेकर न्यायिक प्रणाली ने किस प्रकार से काम किया और सुप्रीम कोर्ट से क्या आशा और उम्मीदें हैं आज के समय में। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग कर रहा है देश इस समय, उससे संबंधित कई मामले बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतीक अहमद के मामले में, अतीक के मामले में हम लोग को ये चीज देखना पड़ेगा कि यह मामला पहले भी जब उन्हें गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब उस समय लगातार उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री ये धमकी दे रहे थे, मजाकिया लहजे में कहते हुए सुने जा रहे थे कि जैसे 2020 में विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उसी तरह से अतीक की भी गाड़ी पलटेगी। और फिर हम लोगों ने टीवी चैनलों पे लंबे लंबे वो सुर्खियां देखी थी, टीवी चैनलों के लाइव टेलीकास्ट देखे थे, जिसमें लगातार ऊपर हेडिंग लिखा जा रहा था कि अतीक की गाड़ी पलटेगी, क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी। इन चीजों के संदर्भ में अतीक 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने जो याचिका लगाई थी उसमें कुछ तर्क दिए गए थे कि उनके याचिका को, यानी कि अतीक को जीवन से संबंधित काफी गंभीर खतरे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर में उनकी हत्या हो सकती है, जैसे विकास दुबे की हुई थी। यह याचिका 28 मार्च को मित्रों लगाई गई थी। इस याचिका की सुनवाई जो जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी उनके बेंच के समक्ष ये मामला गया था। तब तक में जब ये मामला वहां पे सुनवाई के लिए पहुंचा था, तो अतीक का काफिला गुजरात के साबरमती से प्रयागराज पहुंच चुका था। तब कोर्ट को ये कहना पड़ा था कि अब आप इसके लिए हाई कोर्ट जाएं। फिर अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ठीक है, हम हाई कोर्ट भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक हम हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, हमें आप अंतरिम राहत दे दीजिए, क्योंकि अतीक को जीवन का खतरा है। जब ये बहस चल रही थी कोर्ट में, तब जस्टिस अजय रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि नहीं, आप निश्चिंत रहें। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक मशीनरी, चूंकि वो हिरासत में है, पुलिस हिरासत में है, ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप सुरक्षित रहेंगे। जो उनका पूरा लाइन है मैं पढ़ के सुना देता हूं कि जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि यह अदालत में सुने जाने वाली याचिका नहीं है, अब राज्य की मशीनरी आपके जीवन की सुरक्षा करेगी। 28 मार्च का यह पूरा वाकया है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में। और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती। इस मामले से जो कई सारे पहलू उठते हैं कि यह एक ऐसा मामला रहा जहां पे पीड़ित पक्ष पहले से कह रहा है कि हमारे जीवन को खतरा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। वो गारंटी देखिए, चाहे वो अपराधी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, हर किसी के मानवाधिकार में शामिल है। हमारे यहाँ पे एक तरह से स्थिति क्या होनी चाहिए, अगर आज अतीक और अशरफ को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती और उनकी हत्या हो जाती, तो फिर कोई स्थिति नहीं बनती, माना जाता कि एक सामान्य स्थिति है। लेकिन जिस तरह से असद का इनकाउंटर हुआ, इनकी हत्या कर दी जाती है, और जो कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के ऊपर। पहले इनकी सुरक्षा में बहुत लंबी चौड़ी गाड़ियों की काफिला चल रही थी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन जब उस दिन मेडिकल कराने के लिए आप ले जा रहे हैं तो वहां पे मात्र 20 के आसपास सुरक्षा कर्मी थे। जब मेडिकल के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां तक अंदर तक गाड़ी जा सकती थी, तो गाड़ी को गेट के पहले ही क्यों रोक दिया गया, वहां से इन्हें क्यों ले जाया जा रहा था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन्हें मीडिया से बात क्यों करने के लिए दिया गया।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मीडिया के भीड़ में जो फर्जी पत्रकार बने हुए 3 युवक थे जो हत्यारे थे, उनको पहले ही क्यों नहीं पहचान की जा सकी? क्योंकि वो लोग कई दिनों से रेकी कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, इसके लिए एक न्यायिक जांच की गठन की है, एक एसटीएफ का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, एक दूसरा एसटीएफ का गठन किया गया है जो पहले एसटीएफ के ऊपर नजर रखेगी। तमाम इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, पुलिस घेरे में जब इतना बहुचर्चित मामला था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उस घटनाक्रम में जहां पे कि एक व्यक्ति ने यह मामला उठाया कि हमारे जीवन पे खतरा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे आश्वासन दिया कि नहीं, आप सुरक्षित रहेंगे, राज्य की मशीनरी आपको संभाल लेगी। फिर भी वो व्यक्ति लाइव पूरे दुनिया के सामने में कैमरे पे मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। ये सवाल बहुत गंभीर है, स्पष्ट है। इस दृष्टि से इसके कई सारे आयाम उठते हैं, लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे यहाँ पे कि आखिर हम किस प्रकार से जनता का विश्वास कैसे बने हमारे न्यायपालिका के ऊपर, हमारे जुडिशरी के ऊपर। हालांकि इसको लेकर जुडिशरी ने कई गंभीर प्रयास भी किए हैं, और अभी जब इस समय पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में ये मामला गर्म है, अतीक और अशरफ के हत्याकांड की पूरी कहानी भी गर्म है, तो वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को करेंगे। बात यह है कि कौन है याचिकाकर्ता, थोड़ा वो समझ लें हम लोग। इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता हैं तिवारी जी। उनका पूरा याचिकाकर्ता जो है कि उनका क्या मांग है, उन्होंने मांग किया है कि कहीं कहीं जो पुलिस कस्टडी के भीतर अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, उस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे, वो ये मांग कर रहे हैं। और उन्होंने एक बृहत्तर जो है कि उन्होंने मांग यहाँ पे रखी है। इस याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की भी बात हुई है इसमें, कि 183 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 2020 के विकास दुबे का भी एनकाउंटर शामिल है। उन सबों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। ये एक मांग याचिकाकर्ता की तरफ से रखा गया है। मित्रों, सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है, कभी आप न्याय देने का प्रयास करते हैं बुलडोजर के माध्यम से, कभी आप न्याय देने का प्रयास करते हैं एनकाउंटर के माध्यम से। क्या इसी न्याय कहते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के सामने में जो इसमें सबसे बड़ा यक्ष सवाल खड़ा है वो ये है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित हो। हमारे संवैधानिक मूल्य, पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बिल्कुल बेस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग याद करें, केशवानंद भारती केस ने जिसने बताया था कि संविधान के कुछ आधारभूत स्तंभ हैं जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसी में शामिल है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन का आशय क्या है कि हर चीजें संवैधानिक रूप से, कोई अगर अपराधी है उसे सड़क पर डंडे पीट कर हम सजा नहीं दे सकते। ये जंगल राज की स्थिति। आज जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में है। चलिए उसके लिए भी जांच, वो भी जांच के बाद चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कहीं ये स्टेट की तरफ से कहीं कोई हिंसा का मामला तो नहीं है, कहीं स्टेट की तरफ से शीघ्र न्याय का मामला तो नहीं है। शीघ्र न्याय के नाम पर अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो ये न्याय कदापि नहीं है। ऐसे स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस समय। क्योंकि देखिए, जब ये घटना घटी है मित्रों, तो ये घटना, चूंकि मैंने पहले ही बताया, आप लोग सबों ने वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि बिल्कुल ऑन कैमरे लाइव घटना घटी। पूरे दुनिया भर में जब हम लोग कहते हैं कि भारत बनेगा विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु तो क्या बनेगा, लेकिन भारत जरूर जो है कि एक तरह से उसकी छवि बहुत ज्यादा धूमिल हुई है इस घटनाक्रम से। दुनिया के तमाम जो बड़े अखबार हैं, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्रिटेन का सुप्रसिद्ध अखबार गार्जियन हो, चाहे वो CNN, BBC, अल जजीरा,
या फिर जापान से भी संबंधित निकलने वाले, दुनिया में जो अलग अलग सब प्रमुख देश हैं, वहाँ के मीडिया ने इसे काफी गंभीर घटना के रूप में देखा है। इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के रूप में देखा गया है कि आखिर किस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं। देखिए, जब बाहर आपकी छवि ऐसे बनेगी कि भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है, भारत में गुंडा राज है, भारत में सोसाइटी को बहुत ज्यादा उसका हिंदू और मुस्लिम के बीच में सोसाइटी का डिवीजन कर दिया गया है, वैसे देश की छवि कभी अच्छी नहीं हो सकती। हम और आप सभी जनता इस देश से बहुत ज्यादा भरपूर प्यार करते हैं मित्रों, और चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन आप यकीन मानिए इस प्रकार की घटनाओं से भारत के विश्व गुरु बनने की ओर जो भारत अग्रसर होता है, उससे उसकी छवि को केवल नुकसान ही नहीं होता है, बहुत भारी नुकसान होता है, और वो नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई अगर कोई कर सकता है तो वह अब सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ स्वयं इसकी सुनवाई करेंगे। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि केवल भारत के लोग नहीं देखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका की क्या स्थिति है, भारत में क्या बार बार न्यायपालिका को दरकिनार करके न्यायिक स्तंभ खड़े किए जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि न्यायपालिका को दरकिनार करके न्यायिक स्तंभ खड़े, तो न्यायपालिका से अतिरिक्त कोई न्यायिक स्तंभ नहीं होता है मित्रों, ये चीज समझने की जरूरत है। पुलिस आरोप लगा सकती है, लेकिन किसी भी न्यायिक व्यवस्था में क्या पक्ष होता है कि पुलिस आरोप लगाती है, जो आरोपी होता है वो भी अपना वकील रखता है, फिर वहां पे वो भी अपने तर्क प्रस्तुत करता है, बचाव पक्ष अपना बचाव के लिए पक्ष प्रस्तुत करता है, दूसरा पक्ष आरोप लगाता है, वहां पे साक्ष्य होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, और उसके बाद फिर किसी कोई अपराधी है या नहीं है, फिर उसे सजा निर्धारित किया जाता है। लेकिन जब सत्ता तंत्र खुद ही तय कर ले कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे, तो ये लाइन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति की जब इस तरह के बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर भी सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। हालांकि इस मामले पे मैं बाद में भी बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को गंभीर होना चाहिए ऐसे जो बयान जुडिशरी को नुकसान पहुंचाते हों। भारतीय जुडिशरी ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्थापना से लेकर अब तक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं मित्रों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में लोगों की आस्था यूं ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने में हमारा आपका सिर केवल यूं ही नहीं झुकता है। उस लायक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े बड़े फैसले दिए, कई निर्णय दिए हैं, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोगों के सिर झुकते हैं। हम लोग गर्व के साथ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि निचले स्तर पर न्यायपालिका में कई विसंगतियां होती हैं, उन विसंगतियों को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है। लेकिन ऐसे स्थिति में जब राजनीतिक बयानबाजी दिए जाते हैं, आप एक पक्ष के अपराधी को बिल्कुल अपराधी मानते हैं और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसी होनी चाहिए कि आप त्वरित तौर पे उनके मामलों को कोर्ट में चलाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टेटमेंट दिया था कि देश में एमपी एमएलए कोर्ट बिल्कुल तीव्र गति से जो है राजनीति में अपराधीकरण के खात्मे के लिए वहां पे तीव्र गति से जो है इसकी सुनवाई होगी। आखिर क्या स्थिति है कि एमपी एमएलए कोर्ट के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी गति इतनी धीमी है, वहां पे जजेस की भर्ती हो, जितनी और जजेस की जरूरत है वो लगाई जाए, हमारे जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। आपको तीव्र न्याय देना है, लेकिन वो न्यायपालिका के माध्यम से होना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में 24 जजों का पूरी व्यवस्था है, तभी इसमें सुप्रीम कोर्ट फुल है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता में 34 की 34 सीटें वहां पे फुल है, 34 की कुल क्षमता है, 34 सीटें फुल है, 24 वो गलती से निकला हुआ शब्द था। उसी तरह से जो राज्यों में कम से कम जितने स्वीकृत पद हैं जुडिशरी के, उन पदों को भरी और जरूरत है अगर कि आबादी के हिसाब से और ज्यादा जजेस की भर्ती करनी, कीजिए भर्ती, लेकिन हमें अपने जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा, वहां से न्याय देना पड़ेगा हमें। ये कहने से कि नहीं हम तो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, फिर आप इनकाउंटर करें या फिर पुलिस सुरक्षा घेरे में जो है कि उनकी हत्या हो जाए, ये न्याय देने की प्रणाली नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, अगर इस प्रकार की मांग इधर से हो रही है तो फिर तमाम और लोग ये भी मांग करेंगे, तमाम दूसरे लोगों को जो, चूंकि भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का बहुत घनिष्ठ संबंध है, अपराध और राजनीति का। तमाम जो भी इसमें उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये बयान दे रहे थे तो एडीआर के आंकड़ों के अनुसार से भारतीय जनता पार्टी के 121 विधायक थे जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। क्या लोकतंत्र में यह मांग की जा सकती है कि उन 121 विधायकों की भी जो है कि इनकाउंटर कर दी जाए? नहीं की जा सकती ऐसी मांग। हम लोग ये मांग कर सकते हैं कि एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र ढंग से, अगर उनके ऊपर वो आरोप राजनीतिक किस्म के हैं,
तो उसको जो है कि वहां से उनको न्याय प्रणाली से उनको जो है कि वो उनको न्याय मिल जाए। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, न्यायपालिका के द्वारा हो, ये है रूल ऑफ लॉ। और भारत का ये रूल ऑफ लॉ इस समय कहीं न कहीं खतरे में दिख रही है, जिसे बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। और वो 24 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का और कैसा निर्णय दे रही है। धन्यवाद मित्रों।